नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे शैवाल में थैलेस संगठन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के बारे में। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो बिना आंखों के रोशनी देख सकता है और बिना किसी दिमाग के सटीक फैसले ले सकता है। और वो भी सिर्फ एक अकेली कोशिका के अंदर। ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण एके बायोलॉजी जोन द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत नोट्स और स्लाइड्स पर आधारित है। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे उस विज्ञान और विकास की कहानी को गहराई से समझना है। हाँ, और आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे शैवाल, जिन्हें हम आम भाषा में काई भी कह देते हैं, वो एक बेहद सरल एक कोशिकीय संरचना से लेकर जटिल बहुकोशिकीय रूपों तक विकसित होते हैं। मतलब ये महज जीवों की कोई सूची नहीं है ना? सही कहा। ये प्रकृति की प्रयोगशाला का एक रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि जीवन ने चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। मतलब जब हम किसी पौधे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत जड़, तना और पत्तियां आती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे नोट्स में सबसे पहला शब्द ही थैलेस है, जिसे एक ऐसा पादप शरीर बताया गया है जिसमें ऐसा कोई विभाजन ही नहीं होता। ये काफी आदिम डिजाइन लगता है। ऐसा क्यों है कि इन शैवालों ने जड़ें या पत्तियां विकसित करने की जहमत ही नहीं उठाई? इसका सीधा सा कारण उनका आवास है। मेरा मतलब है कि जड़, तना और पत्तियां वास्तव में उन पौधों की जरूरत है जिन्हें जमीन पर रहना है। अच्छा, क्योंकि जमीन पर गुरुत्वाकर्षण होता है। बिल्कुल। जमीन पर सीधे खड़े रहने के लिए कठोर तने चाहिए और जमीन के नीचे से पानी खींचने के लिए एक जटिल जड़ प्रणाली चाहिए। लेकिन शैवाल तो मुख्य रूप से पानी में या बहुत नमी वाले वातावरण में रहते हैं। हाँ, तो पानी उन्हें चारों तरफ से घेरे रहता है। सही। पानी उन्हें यांत्रिक सहारा भी देता है, इसलिए उन्हें गुरुत्वाकर्षण से लड़ने के लिए एक किसी लकड़ी जैसे सख्त तने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनका पूरा शरीर ही पानी के सीधे संपर्क में रहता है। मतलब हर कोशिका अपने आसपास के पानी से सीधे पोषक तत्व सोख सकती है। हाँ, और इसी अविभेदित सरल शरीर को हम थैलेस कहते हैं। ये बहुत ही तार्किक है। मतलब जब खाना और पानी चारों तरफ मौजूद हो तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जटिल पाइपलाइन की जरूरत ही क्या है? एकदम सही पकड़े। अब अगर हम इस थैलेस के संगठन की बात करें तो विकास का एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। सरल एक कोशिकीय रूपों से शुरू होकर निवह या औपनिवेशिक, फिर तंतुमय और अंततः मृदुत ऊतकों तक जाता है। हाँ, यूनिसेल्यूलर से पैरेनकाइमेटस तक का सफर। इस पूरी विकास यात्रा को मैं एक शहर के बसने की तरह देखता हूँ। मतलब कल्पना कीजिए, शुरुआत में सिर्फ एक अकेला घर है जो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। हाँ, फिर धीरे धीरे आसपास कुछ और घर बन जाते हैं और एक छोटा सा मोहल्ला बन जाता है। ये हमारा औपनिवेशिक या कॉलोनियल स्तर है। बिल्कुल। फिर संसाधनों तक पहुंचने के लिए एक लंबी सड़क बनती है और उसके किनारे कतार में घर बन जाते हैं। ये तंतुमय या फिलामेंटस स्तर हो गया। और अंत में एक बड़ा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बन जाता है जहां हर फ्लोर का एक खास स्ट्रक्चर है। लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये हमारा मृदुत्कीय या पैरेनकाइमेटस स्तर हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और सोचिए जरा कि इस शहर के विकास के पीछे विकासवादी दबाव क्या रहा होगा। मतलब एक अकेली कोशिका के रूप में जीवन शुरू करना आसान तो है, लेकिन बहुत असुरक्षित भी है। हाँ, कोई भी बड़ा जीव उसे आसानी से खा सकता है। सही कहा। और अगर वो कोशिका विभाजित होती है तो उसे हमेशा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन जब कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक मोहल्ला या कॉलोनी बनाती है ना, तो उनका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे शिकारियों से बचना आसान होता होगा। बिल्कुल। और एक साथ रहने पर वे संसाधनों को बेहतर ढंग से साझा भी कर सकती हैं। अकेलेपन से लेकर एक जटिल समाज बनाने तक का ये सफर ही तो बहुकोशिकीय होने की नींव है। इसी बात से मेरा अगला सवाल जुड़ता है। क्या इसी क्रमिक विकास को देख के हम ये समझ सकते हैं कि उच्च श्रेणी के पौधे जैसे कि आम का पेड़ या गुलाब का पौधा, ये कैसे अस्तित्व में आए होंगे? हाँ, 100%। शैवाल हमें जीवन के विकास का एक जीता जागता प्रोटोटाइप दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे प्रकृति ने धीरे धीरे श्रम विभाजन करना सीखा, डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, कैसे कोशिकाओं ने एक दूसरे के साथ संवाद करना शुरू किया और खुद को अलग अलग कामों के लिए विशेषज्ञ बनाया। जो प्रक्रिया शैवाल में
ऊतक जैसी संरचनाओं पर आके रुकती है, उसी ने लाखों सालों बाद उच्च पौधों का रूप लिया। अरे वाह! तो चलिए इस विकास की कहानी की पहली ईंट यानी एक कोशिका के रूप पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। क्लैमिडोमोनास इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्लैमिडोमोनास। हमारे नोट्स के स्लाइड 4 और 5 के अनुसार ये सिंगल सेल्ड है, गतिशील है और मीठे पानी में पाया जाता है। अंडाकार आकार का ये जीव अपने आप में एक संपूर्ण मशीन लगता है मुझे तो। मैं तो कहूंगी कि ये वास्तव में एक माइक्रोस्कोपिक मशीन ही है। अगर आप इसके तैरने के तरीके को देखें तो इसके अग्रभाग में 2 कशाभिकाएं होती हैं जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। अग्रभाग मतलब आगे के हिस्से में। हाँ, और चूंकि ये दोनों फ्लैजिला आकार और संरचना में बिल्कुल एक समान होती हैं, इसलिए इस स्थिति को आइसोकॉन्ट कहा जाता है। आइसोकॉन्ट? हाँ, अच्छा। ये फ्लैजिला किसी नाव के चप्पुओं की तरह काम करती हैं। वे पानी में एक लयबद्ध तरीके से मार करती हैं, जिससे ये पूरी कोशिका पानी में आगे की ओर खिंचती है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में हैरान किया वो है इसका दृक बिंदु या आई स्पॉट। हमने शुरुआत में कहा था कि ये बिना आंखों के रोशनी देख सकता है। हाँ, प्रकाश धारणा के लिए। मतलब एक सिंगल सेल जीव जिसके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, वो प्रकाश को कैसे महसूस कर रहा है? ये तो मुझे किसी इनबिल्ट माइक्रोस्कोपिक सोलर ट्रैकिंग जीपीएस की तरह लगता है। ये जो आई स्पॉट है ना, ये वास्तव में क्लोरोप्लास्ट के एक हिस्से में मौजूद कुछ विशेष वर्णकों का समूह है, जो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो ये एक तरह का लाइट सेंसर है? बिल्कुल। जब रोशनी इस आई स्पॉट पर पड़ती है तो ये कोशिका के भीतर एक रासायनिक संकेत भेजता है जो सीधे उन फ्लैजिला या चप्पुओं की मोटर को कंट्रोल करता है। अच्छा। अगर रोशनी बहुत कम है तो ये क्लैमिडोमोनास को उस दिशा में तैरने का निर्देश देता है जहां प्रकाश अनुकूल हो, और अगर रोशनी बहुत तेज और हानिकारक है तो ये उसे वहां से दूर ले जाता है। और इसे ही हम प्रकाशानुचलन या फोटोटैक्सिस कहते हैं ना? एकदम सही। यानी ये लगातार अपने इस सोलर ट्रैकिंग सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसके अंदर मौजूद जो कप के आकार का हरित लवक है उसे प्रकाश संश्लेषण के लिए एकदम सही मात्रा में धूप मिल सके। हाँ। और जब वो पर्याप्त धूप सोखकर ढेर सारा खाना बना लेता है तो उसे स्टोर करने के लिए भी एक जगह होती है जिसे पायरोनॉइड कहते हैं। पायरोनॉइड ये स्टार्च निर्माण का केंद्र है, राइट? हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही एक विशेष संरचना है। जब प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है तो कोशिका तुरंत उस सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाती, तो पायरोनॉइड इस अतिरिक्त ऊर्जा को स्टार्च में बदल देता है और उसे अपने चारों ओर जमा कर लेता है। मतलब ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक फूड गोदाम है जो रात में या जब सूरज की रोशनी कम हो तब कोशिका को ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही। एक और तंत्र है जो मुझे बहुत पेचीदा लगा, संकुचनशील रिक्तिकाएं या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नोट्स में लिखा है कि ये परासरण नियंत्रण या ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये संतुलन बनाने के लिए है, लेकिन एक छोटी सी कोशिका के अंदर एक वाटर पंपिंग स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे भौतिकी का एक बहुत ही सरल लेकिन निर्दयी नियम काम करता है, जिसे हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके। देखिए, क्लैमाइडोमोनास मीठे पानी में रहता है जहां नमक और खनिजों की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब बाहर कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है। हाँ, और प्रकृति हमेशा संतुलन बनाना चाहती है ना, इसलिए बाहर का पानी लगातार कोशिका की झिल्ली को पार करके अंदर घुसता रहता है ताकि अंदर की सांद्रता कम हो सके। तो अगर ये पानी लगातार अंदर आता रहा तो कोशिका तो एक पानी के गुब्बारे की तरह फूलती जाएगी। बिल्कुल, और अंततः फट जाएगी। बाप रे। तो इस विनाश से बचने के लिए ही संकुचनशील रिक्तिकाएं दिन रात काम करती हैं। वे इस अतिरिक्त पानी को सोखकर एक छोटी सी बूंद बनाती है, कोशिका की सतह तक जाती हैं और सिकुड़कर उस पानी को बाहर पंप कर देती हैं। वाह, ये तो शाब्दिक अर्थ में एक नाव में भरे पानी को बाल्टी से बाहर फेंकने जैसा है ताकि नाव डूबने से बच जाए। सही एनालॉजी है। भोजन भंडारण और निरंतर चलने वाला पंपिंग स्टेशन काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था, अकेले रहने की एक सीमा होती है। हाँ, बिल्कुल। जब सिंगल सेल सर्वाइवल की ये सीमाएं सामने आती हैं तो कोशिकाएं एक साथ जुड़कर काम करना शुरू करती हैं, जो हमें अगले चरण यानी कॉलोनी की ओर ले जाती है। और वॉल्वॉक्स इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, स्लाइड 7 में वॉल्वॉक्स का जिक्र है। ये कई कोशिकाओं का एक गोलाकार समूह है जो पानी में लुढ़कता हुआ तैरता है। अगर आप वॉल्वॉक्स को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे ना, तो ये एक पारदर्शी फुटबॉल की तरह दिखता है। पारदर्शी फुटबॉल? हाँ, इस फुटबॉल की सतह पर
सैकड़ों या हजारों कोशिकाएं होती हैं जो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास जैसी दिखती हैं, और ये सभी कोशिकाएं एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर धसी होती हैं। ये जिलेटिनस मैट्रिक्स क्या है? ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो गोंद की तरह काम करता है और पूरी कॉलोनी को एक साथ जोड़े रखता है। इसके अलावा कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक धागों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। ये मुझे उसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याद दिलाता है जहां एक बड़ी बाउंड्री वॉल के अंदर बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हजारों कोशिकाएं एक साथ रह रही हैं, तो वे आपस में टकराती क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, वे एक दिशा में कैसे तैरती हैं? यहीं पर तो श्रम विभाजन और संचार का जादू आता है। अगर हर कोशिका अपनी मर्जी से अपने फ्लैजेला चलाएगी तो कॉलोनी बस गोल गोल घूमती रह जाएगी। हाँ, कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन उनके बीच जो साइटोप्लाज्मिक धागे होते हैं, उनके जरिए वे तालमेल बिठाती हैं। वे एक साथ एक ही लय में अपने फ्लैजेला को पानी में मारती हैं, जिससे पूरी कॉलोनी एक दिशा में लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है। अद्भुत। और सूक्ष्म स्तर पर इस श्रम विभाजन का वास्तव में क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण और तैरने का काम करती हैं। इन्हें हम कायिक या वेजिटेटिव कोशिकाएं कहते हैं। ओके। लेकिन कॉलोनी के पिछले हिस्से में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो अपने फ्लैजेला गिरा देती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं। उनका एकमात्र काम प्रजनन करना और नई कॉलोनियों को जन्म देना होता है। ये विकास की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ कोशिकाओं ने अपना व्यक्तिगत रूप से प्रजनन करने का अधिकार ही छोड़ दिया ताकि पूरी कॉलोनी जीवित रह सके। हाँ, उन्होंने मान लिया कि हम सिर्फ खाना बनाएंगे और कॉलोनी को चलाएंगे, तुम सिर्फ अगली पीढ़ी पर ध्यान दो। ये एक सच्चा श्रम विभाजन है। अब गोल कॉलोनियों की भी अपनी एक भौतिक सीमा होती है। अगर वे बहुत बड़ी हो जाएं, तो अंदर की कोशिकाओं तक प्रकाश और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? बिल्कुल। इसलिए विकास के अगले चरण में कोशिकाएं एक लंबी लाइन में जुड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे तंतुमय यानी फिलामेंटस थैलस बनता है। और इस श्रेणी में हमारा मुख्य उदाहरण ऑसिलेटोरिया है। ऑसिलेटोरिया जी, ये एक अशाखित यानी अनब्रांच्ड धागे जैसा जीव है जो मीठे पानी और नम मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन विशेषज्ञ महोदय, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। नोट्स में साफ लिखा है कि ये जीव एक साइनोबैक्टीरियम है और ये प्रोकैरियोटिक है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई वास्तविक केंद्रक नहीं होता। एकदम सही। तो अगर ये तकनीकी रूप से एक बैक्टीरिया है, तो हम इसे शैवाल के नोट्स में क्यों पढ़ रहे हैं? ये वनस्पति विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अगर आप ऑसिलेटोरिया को नंगी आंखों से तालाब में देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल हरे शैवाल जैसा दिखेगा। अच्छा, हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और पानी या नमी में रहता है। तो दशकों तक जीव विज्ञानियों ने इसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल को नाम दिया था। ब्लू ग्रीन एल्गी सुना है मैंने। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो वैज्ञानिकों ने इसके अंदर गहराई से झांका। तब उन्होंने देखा कि क्लैमाइडोमोनास की तरह इसके अंदर कोई सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं है जो किसी झिल्ली में बंद हो। तो मतलब अंदर से ये बैक्टीरिया निकला। बिल्कुल। इसके प्रकाश संश्लेषक वर्णक सीधे साइटोप्लाज्म में ही बिखरे पड़े हैं। इसका आंतरिक ढांचा पूरी तरह से एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का था, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण में इसे बैक्टीरिया के साथ रखा जाता है। लेकिन चूंकि इसका थैलस तंतुमय है और इसका व्यवहार शैवाल जैसा है, इसलिए इसे शैवाल के अध्यायों में ही पढ़ाया जाता है। एकदम सही समझे आप। तो ये बेस शैवाल का बनाया हुआ है, लेकिन अंदर से बैक्टीरिया है। अगर हम ऑसिलेटोरिया के इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को देखें, तो कोशिकाओं की इस पूरी पंक्ति को ट्राइकोम कहा जाता है। ट्राइकोम, हाँ। और ये पूरा का पूरा धागा एक श्लेष्मिक आवरण से ढका होता है, म्यूसिलिजिनस शीथ। ये आवरण क्या काम करता है? ये श्लेष्मिक आवरण एक प्रकार का चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ होता है। इसके कई फायदे हैं। पहली बात, चूंकि ऑसिलेटोरिया अक्सर नम मिट्टी या चट्टानों पर पाया जाता है, ये आवरण नमी को सोख कर रखता है और तंतु को सूखने से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। और दूसरी बात, जब बहुत सारे तंतु एक साथ होते हैं तो ये आवरण एक लुब्रिकेंट या स्नेहक की तरह काम करता है, जिससे तंतु बिना घर्षण के एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं। और शायद इसके फिसलने से ही इसका नाम जुड़ा है। नोट्स में लिखा है कि ये दोलन गति या ऑसिलेटरी मूवमेंट दर्शाता है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि बिना किसी फ्लैजेला के एक धागा कैसे चलता होगा,
क्या ये किसी लयबद्ध पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं झूलता है या फिर पानी में लहराते हुए किसी रिबन की तरह खिसकता है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसके पास क्लेमेडोमोनस की तरह तैरने के लिए कोई मोटर नहीं है। इसके बजाय ये अपने श्लेष्मिक आवरण के सहारे सतह पर ग्लाइड करता है और साथ ही इसका सिरा घड़ी के पेंडुलम की तरह धीरे धीरे दोलन करता है, जिससे ये उस दिशा में खिसक सके जहां प्रकाश और नमी अनुकूल हो। बिल्कुल। इसका प्रजनन का तरीका भी बहुत सीधा है। विखंडन या फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। तंतु बीच में से टूट जाता है और जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उन्हें हॉर्मोगोनिया कहते हैं। हाँ, और हर हॉर्मोगोनिया फिर से विभाजित होकर एक नया लंबा धागा बना लेता है। लेकिन यहाँ एक और विशेष बात है, ऑसिलेटोरिया में हेट्रोसिस्ट अनुपस्थित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया की एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है। देखिए, हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे उसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें नाइट्रेट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नोस्टॉक, हवा की नाइट्रोजन को सोखकर उसे पौधों के इस्तेमाल लायक नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये काम उन मोटी दीवार वाली हेट्रोसिस्ट कोशिकाओं में होता है। सही कहा। चूंकि ऑसिलेटोरिया में ये कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए वे हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचने का काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि ऑसिलेटोरिया क्या नहीं कर सकता। हाँ, तो क्लैमाइडोमोनस और ऑसिलेटोरिया को विस्तार से समझने के बाद अगर हम थैलेस के कुछ और प्रकारों पर नजर डालें तो हमारे पास क्लोरेला है, जो एक कोशिकीय है लेकिन अगतिशील है, उसमें कशाभिका नहीं होती। फिर स्पायरोगायरा भी है जो तंतुमय है लेकिन यूकैरियोटिक है। हाँ, और क्लैडोफोरा है जो शाकित तंतुमय है। लेकिन इन सब में जिस थैलेस ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है वाउचेरिया। इसके बारे में कहा गया है कि ये साइफोनेशियस या बहुकेंद्रकीय है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक ही थैली में इतने सारे केंद्रक बिना दीवारों के कैसे काम करते हैं? मैं तो हैरान हूं। ये तो एक ऐसे विशाल दफ्तर जैसा लग रहा है जहां कोई कैबिन या दीवाने नहीं है, बस सैकड़ों लोग एक ही बड़े हॉल में बैठकर काम कर रहे हैं। और सोचिए, उस बिना दीवारों वाले दफ्तर में काम कितनी तेजी से होता होगा। जीव विज्ञान में इस स्थिति को कोएनोसाइटिक स्थिति कहते हैं। कोएनोसाइटिक, ओके। वाउचेरिया में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक तो लगातार कई बार विभाजित होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता और उनके बीच की क्रॉस दीवारें नहीं बनती। तो इसका विकासवादी फायदा क्या है? फायदा ये है कि बिना दीवारों के साइटोप्लाज्म एक लंबी ट्यूब के रूप में तेजी से बह सकता है। इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगर थैलेस के एक सिरे को अच्छी धूप मिल रही है तो वो खाना बिना दीवारों के ट्यूब के दूसरे सिरे तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है, जो शायद छाया में हो। वाह, ये एक बहुत ही कुशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। प्रकृति हमेशा समस्याओं का हल करने के नए तरीके खोज ही लेती है। बिल्कुल। और इसी सूची में उल्वा का भी नाम है, जो मृदुतकीय या पेरेन्काइमेटिस है, एकदम ऊतक के समान जटिल संरचना। अब जब हमने पूरी यात्रा तय कर ली है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सभी जानकारियों को समेटने का समय आ गया है। चलिए विद्यार्थियों के लिए क्विक चीट शीट बनाते हैं। जरूर। सबसे पहले, थैलेस क्या है? ये एक अविभेदित पादप शरीर है, जड़, तना और पत्तियों के बिना। हाँ। दूसरा पॉइंट, क्लैमाइडोमोनस सबसे सरल, गतिशील एक कोशिकीय रूप है जिसमें आइसोकॉन्ट फ्लैजेला और आइसपॉक होता है। तीसरा पॉइंट, ऑसिलेटोरिया एक तंतुमय साइनोबैक्टीरियम है। और याद रखें, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें कोई वास्तविक केंद्रक या झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते हैं। और अगर हम एक तुलना मैट्रिक्स देखें क्लैमाइडोमोनस बनाम ऑसिलेटोरिया का, तो ये विकासवादी छलांग को स्पष्ट रूप से दिखाता है। एक कोशिकीय बनाम तंतुमय, यूकैरियोटिक बनाम प्रोकैरियोटिक, कशाभिका गति बनाम दोलन गति। ये निष्कर्ष उस पूरी विकासवादी टाइमलाइन को बहुत अच्छी तरह से समेटते हैं। एक अकेली कोशिका से लेकर ऊतक जैसे शरीरों तक शैवाल ने हमें दिखाया है कि जीवन कितनी तेजी से अपने रूप बदल सकता है। उच्च पादप विकास को समझने के लिए इन मूलभूतों में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है। आज हमने देखा कि कैसे शैवाल ने एक कोशिका से लेकर ऊतक जैसी संरचनाओं तक खुद को ढाला। सोचिए जरा, आज के बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बीच ये सूक्ष्म जीव
अपने सर्वाइवल के लिए और कौन से नए संरचनात्मक बदलाव कर रहे होंगे जो अभी तक हमारी नजरों से छिपे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद अगली विकासवादी छलांग अभी इसी पल किसी तालाब की गहराई में आकार ले रही हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।